Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। अगर आपको पता चले कि आप बढ़ते हैं नेतानगरी के अगले प्रसंग की तरफ। बात करेंगे बंगाल, जहां पर विधानसभा चुनाव आसन्न है और बंगाल पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक और नौजवान साथी प्रशांत मुखर्जी, जो इन दिनों बंगाल के दौरे पर हैं, ये जानने के लिए कि 10 बरस से सत्ता संभाल रही तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, ज़मीन पर उनका क्या हाल है, क्या है उनकी ज़मीनी हकीकत। लेकिन फिलहाल ज़मीन पर जो पॉलिटिकल चेंज हो रहे हैं उनके बारे में प्रशांत से बात करेंगे। प्रशांत, मैं आपकी तरफ वो सवाल तो कतई नहीं उछालूंगा कि बंगाल में कौन जीत रहा है, क्योंकि ये एक वाक्य या एक शब्द का जवाब होता नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि इस वक्त कोलकाता का सियासी तापमान किन फैक्टर्स से चढ़ और उतर रहा है? इस वक्त अगर साफ सीधे तौर पर इसको समझने की जरूरत यह है कि छोटे से छोटा एलिमेंट या छोटे से छोटा समुदाय जो इस वक्त प्रभावित कर रहा है पश्चिम बंगाल के पॉलिटिक्स को, जैसे राजवंशी समुदाय की बात कर लें तो महज 15 से 18 सीटों में इन्फ्लुएंस है। लेकिन उसके लिए बीजेपी ने क्या क्या किया है, वहां पर एक रेजिमेंट बनाने का ऐलान किया गया है कूच बिहार के अंदर। उसका ध्यान असम के लिए भी रखा गया है क्योंकि ग्रेटर कोच की मांग है। पश्चिम बंगाल में 2011 में जब वामफ्रंट की सरकार के खिलाफ राजवंशी समुदाय का गुस्सा आक्रोश था, तब ममता बनर्जी ने इस सेंटिमेंट को हवा दी थी, गोरखालैंड के सेंटिमेंट को भी हवा दी गई थी। बीजेपी इस वक्त ठीक उसी सेंटिमेंट पर एनकैश करते हुए उन्होंने कोई वादा नहीं किया है। ममता बनर्जी ने उनके लिए एक राजभाषा एकेडमी बना दी। वहीं बीजेपी के तरफ उनका जब झुकाव दिखा तो अमित शाह ने रथ यात्रा की जो नॉर्थ बंगाल में शुरुआत की वो कूच बिहार से की। उन्होंने रेजिमेंट बनाने का ऐलान किया। ये एक छोटा सा मुद्दा है, एक था। दूसरा, उधर अगर आप गोरखालैंड की तरफ रुख करेंगे तो वहां बिमल गुरुंग की वापसी होती है टीएमसी के अंदर, लेकिन वहां पर 2-3 खेमे बन जाते हैं। अब उन तीनों खेमे के साथ अमित शाह की मुलाकात राजू बिस्ता करवा रहे हैं। उनके कई नेता अमित शाह के आने से ठीक पहले जुड़े हैं बीजेपी के अंदर। अब नीचे जो गोरखा समुदाय की बात है, ये छोटा सा तबका है मगर वोटों के लिए बहुत जरूरी है। नीचे आते हैं हम ठाकुर नगर में अमित शाह का कल ऐलान देखते हैं कि सीएए कोविड वैक्सीन जब दे दिया जाएगा लोगों को, पूरा फेज खत्म होगा, फिर सीएए लागू किया जाएगा। हम कोविड-19 की वजह से सीएए लागू नहीं कर पाए। क्यों ऐसा कहते हैं अमित शाह? क्योंकि जो ये मतुआ समुदाय है ये करीब करीब 25-30 सीटों को सीधे प्रभावित करता है। इन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया और उस समर्थन के पीछे सीएए एनआरसी एक बड़ा ये वजह थी उसके पीछे। अब जब अमित शाह इजराइल एम्बेसी में ब्लास्ट होने के बाद वहां नहीं पहुंच पाते हैं, रैली होनी थी उनके अगले दिन, तो वहां पर आनंद फानन में कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय पहुंचते हैं और अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वहां रैली करते हैं। क्यों करते हैं वो रैली? क्योंकि मतुआ समुदाय में एक प्रचार फैल जाता है और उस प्रचार के पीछे ऐसा बताया जा रहा है कि टीएमसी है कि क्योंकि बीजेपी के पास कहने को सीए पे कुछ नहीं है, इस वजह से अमित शाह नहीं शामिल हुए रैली के अंदर। इस वजह से अमित शाह इस बार वहां डिसाइड करके जाते हैं और ठाकुर नगर से ये ऐलान करते हैं कि सीए कोविड के बाद वो लागू करेंगे। वहीं नड्डा की अगर आप जेपी नड्डा जी की अगर बात करें तो आप नड्डा को देखिए, उनकी रैली को देखिए। वो जो अपना पूरा इलाका है जंगल महल का इलाका, वो वहां रिवॉल्व करते हैं। तो जिस पॉकेट से पता है स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहां से बीजेपी को 2019 में समर्थन मिला था, बीजेपी इस जद्दोजहद में जुटी है कि किसी भी हाल में वहां पर कोई बिखराव वो नहीं चाहते हैं, वो उनको इकट्ठा कर रखना चाहते हैं। प्रशांत, ये तो बीजेपी की रणनीति की बात हो गई। मैं ये जानना चाहता हूं कि वो कौन सी अहम पॉलिसीज हैं, चूंकि हमने अपने दर्शकों को बताया कि आप जमीनी हकीकत के सिलसिले में बंगाल के दौरे पर हैं, वो कौन सी ममता बनर्जी की पॉलिसीज हैं जो उन्हें पॉलिटिकल फायदा पहुंचा सकती हैं? सबसे बड़ी जो उनकी पॉलिसी है जो उन्हें पॉलिटिकल फायदा पूरे राज्य के अंदर पहुंचा सकती है वो है कन्याश्री और रूपोश्री।
इस योजना के बारे में ये उनकी जो वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री की पॉलिसी है, जिसके तहत 18 साल की उम्र तक जो लड़कियां आती हैं, जो स्कूल जाने वाली बच्चियां हैं, उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है। इसके अलावा जब वो हायर एजुकेशन में जाकर शामिल होती हैं तो उन्हें एक पुश्त 25,000 रुपए दिए जाते हैं ताकि वो आगे की पढ़ाई कर सके। शिक्षा को लेकर एक अफर्मेटिव स्कीम है, उस स्कीम जी और इसके साथ ये भी जोड़ा जाता है ताकि लड़की की शादी जल्दी ना कर दी जाए, उसको पढ़ने का मौका दिया जाए। और रूपोश्री जो स्कीम है वो गरीब परिवारों के लिए है, जहां पर लड़की की शादी पे 25,000 रुपए परिवार को दिया जाता है। अच्छा, तो ये दोनों स्कीम ममता बनर्जी इसका प्रचार चारों तरफ कर रही हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी स्कीम जिसका बहुत मास रीच है, जो है हेल्थ स्कीम, स्वास्थ्य साथी ममता बनर्जी उसको कहती हैं। ममता बनर्जी की ये स्कीम 5 लाख रुपए तक हेल्थ इंश्योरेंस कवर सभी लोगों के लिए पश्चिम बंगाल के अंदर। पहले इसमें कैप था कि जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए होगी, अब इसमें से कैप हटा दिया गया है और 5 लाख रुपए तक का इलाज एक परिवार करा सकता है साल में। और इसमें प्राइवेट अस्पताल भी कवर्ड है। शर्त इतनी है कि आपके पास दूसरी कोई इंश्योरेंस स्कीम नहीं होनी चाहिए, चाहे सरकारी या गैर सरकारी जैसा भी हो, ये एक शर्त है। और इस स्कीम को लेकर ममता बनर्जी ने खासा प्रचार किया है। हमने खुद जमीनी हकीकत अब हम करेंगे उस के बारे में, लेकिन उससे पहले जब हमने देखा दफ्तरों में तो लंबी लाइनें लगी हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी ने ढेर सारी सरकारी स्कीमें, जैसे तपोशिली बंधु है, जो ओल्ड एज पेंशन है एससीज कैटेगरी के लोगों के लिए, जय जोहार आदिवासियों के लिए 1,000 रुपए प्रति महीना। इस तरह से और भी उनके खाद्य साथी स्कीम है, जहां पर वो अनाज डिस्ट्रीब्यूशन। प्रशांत, आप यहाँ पर वो स्कीम बता रहे हैं जो प्रभावी रही, आपको ग्राउंड पर कोई ऐसी स्कीम भी नजर आई जिसका प्रचार प्रसार तो खूब हुआ लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ऐसी स्कीम जिनको लेके आपको लगता है कि बीजेपी ममता बनर्जी की सरकार को घेरेगी? क्योंकि मैं पिछले दिनों बीजेपी के बड़े नेताओं के भाषण सुन रहा था, तो बार बार प्रधानमंत्री और दूसरे नेता जोर देकर कह रहे थे कि आपको किसान सम्मान निधि नहीं मिली, ममता बनर्जी ने तो आपके बैंक खाते तक नहीं लिए, वो कैसे होगा, हम जैसे ही सरकार में आएंगे आपको इसका लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत को लेकर भी उनका बहुत जोर था। तो वो कौन सी सरकारी स्कीम या सेक्टर है जिन पर आपको लगता है कि विपक्षी दल, चाहे वो भाजपा हो या लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस, वो ममता सरकार को घेर सकते हैं? स्कीम या मोर्चे? हाँ, मोर्चे। देखिए, मोर्चे पर जो सबसे बड़ा सवाल है कि पश्चिम बंगाल के अंदर सड़कों की बहुत खस्ता हालत है, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत खस्ता हालत है पश्चिम बंगाल के अंदर। माइनॉरिटीज को लेकर, माइनॉरिटी के उत्थान को लेकर अभी भी वो सवाल बना हुआ है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है, रंगनाथन मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को वामपंथी सरकार एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन 2016 में अमर्त्य सेन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में भी डिसमल सिचुएशन मुस्लिम्स के अंदर दिखाया जाता है। तो जहां हम आज देख रहे हैं कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी इस बात को बार बार बोल रहे हैं, जिन्होंने आईएसएफ बनाया है, तो एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि ममता बनर्जी को किस तरह घेरेंगे। आयुष्मान भारत के लिए वो इस वजह से नहीं घेर पाएंगे क्योंकि आयुष्मान भारत के एवज में उन्होंने स्वास्थ्य साथी स्कीम प्रदेश में ऑलरेडी ला दिया है और उसका कवरेज भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, ये करप्शन और ये एक पहले तो चीट फंड का करप्शन था, उसके बाद एक सिंडिकेट राज चलाने की बात पश्चिम बंगाल में थी। कट मनी के सवाल पर, करप्शन के सवाल पर, सड़कों के सवाल पर, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, ये प्रमुख मोर्चे हैं जहां पर सीधा हमला हो रहा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो किसानों का सवाल है वो भी है कि किसानों को फायदा नहीं मिल पाया है और ये इसका इस्तेमाल और ज्यादा हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी सीधे किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के अंदर उसका समर्थन कर रही हैं, बंगाल के रैलियों में इसका इस्तेमाल कहते हुए कह रही है कि वहां पर स्टेट रिप्रेशन का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। तो उसके काउंटर में नरेंद्र मोदी ये बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी किसानों का बहुत ध्यान रखती है और उन्होंने खर्चे किए हैं और उसका फायदा उन्हें ममता उठाने स्टेट में नहीं दे रही है। तो ये काउंटर वॉर है, बट रियलिटी के जो इश्यूज हैं वो कट मनी, करप्शन, सिंडिकेट राज, सड़कें, ऑफ कोर्स पोलराइजेशन को लेकर सवाल हुआ है कि ममता बनर्जी ने जो स्कीम्स कुछ मुस्लिमों को देखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए जाहिर किए थे, उसको अपीसमेंट बताकर बीजेपी सीधे सीधे अटैक कर रही है ममता बनर्जी के ऊपर।
प्रशांत, कल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट चल रहा है कोलकाता में, और उसमें ममता बनर्जी भी पहुंची और फिर रात को अमित शाह भी आए थे। एक डेढ़ घंटे के अंतराल पे दोनों के सेशन थे, और दोनों के सेशन में एक नारे को लेकर के बात हुई। दोनों लीडर्स ने अपनी अपनी बात की, जय श्री राम। मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या इस तरह की चीज़ें हिस्टोरिकली बंगाल में काम करती हैं, या अभी इन चीज़ों को लेकर के कोई ट्रैक्शन है, किसी भी तरह का पोलराइजेशन ऑन लाइंस ऑफ रिलीजन या कास्ट, क्या इस तरह से बंगाल में काम होता है? और जो ये नया लॉजिक इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इन बंगाल पॉलिटिक्स, उसको कितना ट्रैक्शन मिलता देख रहे हैं आप? हाँ, तो जय श्री राम को लेकर पश्चिम बंगाल में जो इस वक्त पूरे हालात हैं, वो हालात ऐसा भी नहीं है कि कंप्लीट पोलराइजेशन हो चुका है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर आप एक्सेप्टेंस की बात करें तो जहां ममता बनर्जी ये कह रही है कि जय श्री राम इज आउटसाइडर का स्लोगन है, आउटसाइड, हमारे पश्चिम बंगाल में ऐसा होता नहीं है, तो ये बात तो सही है कि इन स्लोगन्स का पॉलिटिकल इस्तेमाल कभी नहीं होता था, मतलब राजनीति से रिलेटेड थी। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर जब हम बिल्कुल एक शोर से बांग्लादेश नॉर्थ की तरफ से ट्रैवल करते हुए कलकत्ता तक आए हैं, और काफी जगह भी हमने लोगों से बात की, तो उसे एक चीज तो समझ आया है कि लोग इन स्लोगन्स को, एक तबका है जो इसको एक्सेप्ट कर रहा है, उनके लिए जय श्री राम, हरे कृष्ण हरे राम या राधे 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 कृष्ण में उतना फासला नहीं है जितना ममता बनर्जी दावा कर रही है एक सेक्शन का, उसमें यही चीज अमित शाह कल अपने कॉन्क्लेव में भी अमित शाह ने यही कहा कि कोई नारा हमारे चलाने से नहीं चलता है, वो पब्लिक में कितना पॉपुलर है उससे उसकी ये होती है। प्रशांत, आपने आई गेस जरूर राज्यसभा की कार्रवाई का से आई आज का जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट था, आपने देखा होगा दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में इस्तीफे का ऐलान किया, और उन्होंने कहा कि घुटन महसूस हो रही है। मैं इस घुटन को भी समझना चाहता हूं, 1, और 2 मैं ये जानना चाहता हूं कि दिनेश त्रिवेदी, जैसा कि कहा जा रहा है कि वो मतलब हवा के साथ बहते हुए वहीं पहुंचेंगे जहां तमाम उनके कॉलीग्स पहुंचे हैं, क्या वैसा होने जा रहा है? उसका ग्राउंड पे कितना असर होगा? क्या सच में एक मास एक्सोडस टीएमसी में चल रहा है, जैसा कि दिल्ली में सुनाई आता है, दिखाई देता है? देखिए, एक साफ सीधी सी बात है इसमें, आपको अगर आप गौर करेंगे तो ये जो डिफेक्शंस का दौर शुरू हुआ पश्चिम बंगाल में, ये दौर ममता बनर्जी की पार्टी ने शुरू किया था, और वो डिफेक्शन सबसे ज्यादा जिस पार्टी से हुए थे वो थी कांग्रेस पार्टी। तो तृणमूल कांग्रेस नहीं है बल्कि कांग्रेस पार्टी थी, और उसी कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर नेता आज बीजेपी में जाके शामिल हो गए हैं, ठीक है, चाहे सौमित्र खान की बात करें, और तृणमूल में भी जो शिफ्ट हुए थे। तो मास एक्सोडस उस तरह से नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह है, निकलता है यहाँ है, टीएमसी के अंदर एक बड़ा चेंज करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, महुआ मोइत्रा भी जब कहती हैं दोज हु आर करप्ट द पार्टी विल चक देम आउट, ये स्टेटमेंट इतने हल्के में हम नहीं ले सकते। इसका मतलब इतना ही है साफ तौर पर कि टीएमसी में एक बदलाव की प्रक्रिया को लाने की कोशिश करी, क्योंकि ममता बनर्जी को भी 2019 के चुनाव के बाद समझ में आया कि लोग उनके से खफा हैं, उनसे नाराज हैं। तो प्रशांत किशोर के एंट्री से तृणमूल कांग्रेस के अंदर जो उनकी डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप्स को अगर आप देखें तो पूरा फेरबदल कर दिया गया। कहीं कहीं ऐसा लग रहा था कि दो तृणमूल कांग्रेस एग्जिस्ट करती हैं। तो बहुत सारे पुराने लोग, अगर मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट की भाषा बोलूं तो डेड वुड कहा जाता है, उनको पार्टी से किनारा किया जा रहा है, उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। जैसे उत्तर बंगाल के कुछ बिहार में मिहिर गोस्वामी थे, उनको भी इंपॉर्टेंस नहीं मिला, वो जाके बीजेपी में शामिल हो गए। अब देखिए, दिनेश त्रिवेदी होते हैं या नहीं होते हैं अलग सवाल है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट ये है कि जो राजनीतिक फेरबदल चल रहा है ना, जो इंटरनल चर्निंग चल रही है तृणमूल के अंदर, वो लीडरशिप को लेकर भी हो सकती है। मैं बिल्कुल अगर गलत नहीं हूं तो जितना ट्रैवल अभी मैंने बंगाल में किया है और पिछले दिनों किया है, उससे एक चीज तो साफ है कि ममता बनर्जी के साथ साथ कई जगहों पर सिर्फ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की फोटो हमें देखने को मिली है। तो जो ये दावे हैं कि उनको एज सेकेंड लाइन लीडरशिप पेश किया जा रहा है, ये पूरी तरह से गलत नहीं है। इसका खामियाजा टीएमसी को, और जो फेरबदल है इसका खामियाजा टीएमसी को भुगतना पड़ रहा था। मुझे लगता है जो घुटन है ये इसी से जुड़ा हुआ है कि उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रही है जिस तरह से उनको पहले मिलती। प्रशांत, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं बहुत ही क्रिस्प उसका जवाब रहे।
जो ये एक्सोडस है, अगर वो मास एक्सोडस नहीं भी है, लेकिन एक बड़ी संख्या में नेता गए तो हैं, कई एमएलएस गए। क्या ये अपना वोटर बेस भी साथ में ले जाने में सक्षम है? मतलब एक बड़े लीडर को आप अगर शुभेंदु अधिकारी को छोड़ देते हैं, तो क्या दूसरे भी इतने बड़े और इतने प्रभावशाली लीडर्स गए हैं टीएमसी से बीजेपी में, या कहीं दूसरी तरफ की टीएमसी को नुकसान उठाना पड़ जाए? इसको आपको इस तरह से समझना पड़ेगा, जो क्रिस्प आप कह रहे थे जवाब, वो क्रिस्प जवाब इतना है कि ये कोई कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है तृणमूल कांग्रेस। ये व्यक्ति विशेष के आधार पर चलती है, और ममता बनर्जी के वेव में कई ऐसे लोग चुनकर आ गए जो कभी पिक्चर में ही नहीं थे, पॉलिटिकल पिक्चर में, तो वेव पर वो चीजें चली। वैसे ही बीजेपी के एमपीज को लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर नहीं जानते थे 2019 में, लेकिन वहां से बीजेपी के एमपी इलेक्ट होकर आए, क्योंकि वो एक वेव चली। तो उस वेव के साथ अगर कोई वेव उस समय नजर आती है इलाके के अंदर, तो उस वेव के साथ ये हो जाएगा। लेकिन किसी पार्टी का वोट बैंक क्या इंडिविजुअल नेता पूरी तरह से डेंट कर देंगे, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है संभव हो पाएगा, भले ही ये कोई कार्डर बेस्ड पार्टी ना हो। प्रशांत, आखिरी सवाल है, और आखिरी सवाल भी अमित शाह के कॉन्क्लेव में जो बातें उन्होंने की और जो तमाम लगातार वो अलग अलग मंचों पे कहते आ रहे हैं कि वो नहीं बनाने जा रहे कैलाश विजयवर्गीय या किसी और नेता को बंगाल का सीएम। बंगाल का सीएम बंगाल से होगा, भूमिपुत्र होगा। क्या बीजेपी में किसी तरह से वो जीरो इन कर पा रहे हैं, एनालिस्ट हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे बीजेपी वाले खुद हों, कि कौन वो लकी गाय और लकी गर्ल हो सकती है बीजेपी में जिनके हाथ बंगाल दिया जा सकता है, अगर बीजेपी सक्सेसफुल हो जाती है चुनाव जीतने में? तो देखिए, अगर हम इंटरनल रिपोर्ट्स की बात करें या एकदम पार्टी सूत्रों की बात करें, तो पार्टी टाइट लिप्ड है इस मामले में। अंग्रेजी में टाइट लिप्ड शब्द का इस्तेमाल होता है। पार्टी बिल्कुल टाइट लिप्ड है, क्योंकि किसी को अंदाजा ही नहीं है। इट इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज। पॉलिटिकल एनालिस्ट ऐसा मान रहे हैं कि वो बिल्कुल त्रिपुरा की तरह होने वाला है। हालांकि विप्लव देव त्रिपुरा पार्टी के, बीजेपी के अध्यक्ष थे जब चुनाव हो रहा था। तो यहां पर भी दावेदार तो बहुत हैं बीजेपी के अंदर। अब मुकुल रॉय सबसे बड़े दावेदार हैं इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि भले ही दिलीप घोष पुराने नेता रहे हों, भले ही दिलीप घोष असेंबली में जीत कर गए हों, लेकिन जो डिफेक्शंस आप देख रहे हैं, ये सारे डिफेक्शंस जो हुए हैं, ये सारे डिफेक्शंस के पीछे मुकुल रॉय एक सेंट्रल कैरेक्टर है। आप कहीं भी डिफेक्शंस में देखिए, भले दिलीप घोष मौजूद हो ना हो, लेकिन कैलाश वर्गीय के साथ मुकुल रॉय जी जरूर मौजूद होते हैं। तो वो एक बड़े दावेदार हैं, दिलीप घोष बड़े दावेदार हैं, और ऐसे कई और चेहरे हैं जो उभर कर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि समय के साथ ऐलान क्या होता है। अभी कोई भी कुछ नहीं कह पा रहा है इससे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हमसे बात करने का।